जब भी मेरी शादी होती तो शादी की रात ही अब्बू मेरे शौहर को 25 लाख रुपए देकर कहते कि मेरी बेटी को तलाक दे दो। यूं मैं अब तक कई तलाक़ें ले चुकी थी, मगर हमेशा अब्बू मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा कर तलाक दिलवाते और वजह कुछ भी ना बताते। लेकिन अम्मा इसी रात मुझे दूध में हल्दी डालकर देती, जिसको पीते ही मैं सो जाती थी। आँख खोलती तो हर कोई मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहा होता। इस बार मैंने सोच लिया कि दूध पीने का नाटक करूंगी, यूं जैसे झूठ मूठ की सोई हूं। तो पांव तले से ज़मीन निकल गई जब मेरा शौहर मेरे रूबरू बैठा मुझे बड़े गौर से देख रहा था, जबकि मैं शादी के स्टेज पर दुल्हन बनी बैठी खुद ही में सिमटी चली जा रही थी। मैं मुंतज़र थी कि अहमद कुछ तो कहे, मगर इसे यूं बैठे बैठे जब बड़ी देर हो गई तो मैंने अपनी पलकें उठाकर देखा तो इसे खुद में महू पाया था। मैं आखिरकार बोल ही पड़ी थी, क्या बात है अहमद, आप मुझे इस तरह गौर से क्यों देख रहे हैं? अहमद की नज़रें अभी भी मेरे चेहरे पर जमी हुई थीं। वो कहने लगा, तुम बहुत हसीन हो। तुमसे पहले भी अम्मी मेरे लिए कई लड़कियों के रिश्ते देख जा चुकी हैं, मगर मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी। जब तुम्हारी तस्वीर देखी तो इसी लम्हे मैं पिघल गया था। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। अहमद मेरी तारीफ़ें करने लगा तो मेरी जान में जान आई थी। मैं अब मुस्कुराते चेहरे के साथ इसकी बातें सुनने लगी थी। वो बोलता चला जा रहा था, नीलम, मैं अपनी अम्मी से कहा कि मुझे ये लड़की दिलो जान से कबूल है। अम्मी ने भी सजदा शुक्र किया था कि चलो अब मेरा घर बस जाएगा। मैं इनका इकलौता बेटा हूँ ना, इसलिए इनको मेरी शादी की बहुत जल्दी थी। मैंने भी कहा कि चट मंगनी और पट ब्याह कर दें, मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। अम्मी ने मेरा कहा मान लिया और अब देखो ना, महज 2 माह के बाद ही तुम मेरी हो चुकी हो। मगर ये 2 माह यूं ही नहीं कट गए थे। मैंने एक एक लम्हा गिन गिन कर गुजारा था। तुमसे फ़ोन कॉल पर बात करता जो तो जी चाहता था कि तुम्हें अपने रूबरू ले आऊं। नीलम, आज मेरे दिल के तमाम अरमान पूरे हो चुके हैं, मगर अफसोस तो इस बात का है कि मैं तुम्हें हासिल करने की खुशी भी नहीं मना सका और वक्त जुदाई भी आ गया। अहमद की आखिरी बात सुनकर मैं चौंक गई थी। मैं बोली, अहमद, आप ये क्या कह रहे हैं? अल्लाह ना करे कि हम कभी जुदा हों। अहमद ने अफसोस से मुझे देखा था, फिर वो बोला, मैं जब से कमरे में आया था इसी बात पर ही गौर कर रहा था कि तुम ज़्यादा अहम हो या 25 लाख रुपए। दिल ने तुम्हारा नाम लिया है, मगर दिमाग कहता है कि 25 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। अगर मैं सारी ज़िंदगी भी कमाता रहूँगा तो भी 25 लाख रुपए जमा नहीं कर पाऊँगा। मैं हैरत से बोली, कौन से 25 लाख और कहाँ से आए? अहमद बोला, तुम्हारे अब्बू ने रुखसती के वक़्त मुझे ऑफ़र दी थी कि जिस तरह तुम मेरी बेटी को रुखसत करके ले जा रहे हो, अगर इसी तरह इसे तलाक देकर मेरे घर वापस छोड़ जाओगे तो तुम्हें पूरे 25 लाख रुपए दूंगा। मुझे अहमद की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया था। मैं बोली, आपका दिमाग तो ठीक है ना? मेरे अब्बू मेरी शादी के लिए किस कदर मुतफक्कर थे ये आप नहीं जानते। उन्होंने बड़ी छानबीन करके मेरा रिश्ता तय किया था, क्योंकि अब्बू कहते थे कि नीलम, ये शादी उम्र भर का बंधन होता है, इसलिए मैं बहुत सोच समझ कर ही तुम्हारी शादी करूँगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे अब्बू ही मेरी तलाक दिलवाना चाहते हों? आप यकीनन मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मगर मैं आपको साफ साफ बता दूं कि मुझे इस किस्म का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बात सच है कि मैं आपको बहुत चाहती हूँ, मगर इस मजाक की वजह से अगर मैं आपसे रूठ गई तो मानूंगी नहीं। अहमद बोला, प्यारी नीलम, मुझे माफ़ कर देना, मगर मैं बहुत मजबूर हो चुका हूँ, इसलिए मैं अपने मुकम्मल होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। अहमद ने एक ही सांस में मुझे 3 तलाक़ें दे दी थीं, जबकि मैं रोने लगी थी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। शादी की सेज पर ही मुझे तलाक मिल जाएगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अहमद बोला, बस बस, अब रोने की वक़्त नहीं है यार,
मुझे डर है कि ज़रा सी देर पर तुम्हारे अब्बू अपना फ़ैसला ना बदल दें। ये ना हो कि मेरे 25 लाख में से कटौती हो जाए। चलो जल्दी उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ कर आऊँगा। मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था, मगर अहमद ने मेरा हाथ पकड़ लिया और तकरीबन मुझे घसीटते हुए अपने साथ बाहर ले आया था। गाड़ी में बिठाकर मेरे घर के दरवाजे तक ले आया। इसने बेल बजाई तो दरवाज़ा अब्बू ने ही खोला था। अब्बू की तरफ अहमद देखकर बोला, ये रही आपकी मानत, अब मुझे रकम दे दें ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ। मेरी आंखों के सामने मेरे अब्बू ने अहमद को नोटों से भरा हुआ ब्रीफ केस दिया था। अहमद वापस चला गया था तो अब्बू मेरा हाथ थाम कर मुझे घर ले आए। उन्होंने मेरा माथा चूमा और मुझे सोफे पर बैठाकर बोले, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसने तुम्हारी ज़िंदगी तबाह होने से बचा ली। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, अब्बू मुझे बताएं कि आपने मेरे साथ ये क्या किया? आपने मुझे रिस्वा क्यों कर दिया? मैंने तो सुना था कि बाप अपनी बेटियों के घर बसाने की खातिर बहुत कुछ कर जाते हैं, मगर आपने तो मेरे शोर को पैसों का लालच देकर मेरी तलाक ही करवा दी। मैं अब तलाक का टिक्का माथे पर सजाए फिरूंगी। रोते रोते मेरी हिचकी बंद गई थी। कितनी देर में अम्मी मेरे लिए हल्दी मेरा दूध ले आई। वो कहने लगी, मेरी बेटी ये दूध पी लो। मैं चीख पड़ी थी। मैं बोली, अम्मी मेरा घर उजड़ गया है। मैं शादी की पहली रात ही तलाक लेकर घर वापस आ चुकी हूँ। इस सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि मेरा सका बाप है। ऐसे में आप मुझे दिलासा देने की बजाय, अपने शोर का गिरेबान पकड़ने की बजाय मेरे लिए हल्दी मिला दूध लेकर आई हैं। मुझे बताएं कि यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है। अम्मी ने मेरे दोनों हाथ थाम लिए जबकि अब्बू बोले, नीलम जब तुम्हारा निकाह अहमद के साथ हो गया तो इसके एक रिश्तेदार ने मेरे कान में आकर मुझे बताया था कि इसके घर वाले फ्रॉडिये हैं। अहमद तुमसे पहले भी कई लड़कियों से शादियां कर चुका है। इसलिए मैंने अपने ज़राए से पता लगाया तो मुझे मालूम हुआ कि अहमद सच में अच्छा लड़का नहीं है। वो तुम्हारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर देता। तुम मेरी इकलौती औलाद हो। खुद ही बताओ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी तबाह होने देता क्या? देख सकता क्या? नामुमकिन। मैं गुस्से से बोली, अबू पहले आपके ज़राए काम मरे हुए थे। आपने पहले इस बात की तस्दीक क्यों ना कराई? मंगनी टूट जाती तो भी मुझे इतना दुख ना होता। अब तो मैं रुखसती के बाद तलाक लेकर आई हूँ। अपनी सहेलियों को क्या शक्ल दिखाऊंगी? लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे ना। अबू बोले, लोगों की खातर मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब होने देता क्या? ये मुमकिन है? हमारे शोर से जो मेहमान हमारे घर आए हुए थे वो भी लाउंज में आ चुके थे तो ये नज़ारा देखकर हैरान रह गए। अम्मी ने जल्दी जल्दी से मुझे हल्दी वाला दूध पिला दिया और अब मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। दिमाग में तारीकी सी उतरने लगी थी। हर तरफ खामोशी खामोशी हो गई थी। देखते ही देखते मैं बहुत गहरी नींद सो चुकी थी। अगले दिन दोपहर के वक़्त मेरी आंख खुली तो मैं अपने बेड पर ही लेटी हुई थी। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरा दिमाग इर्द गिर्द के माहौल को पहचानने में गलती कर रहा था। मैं ये सोच रही थी कि आखिर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। और फिर मेरे दिमाग में रात वाला मंज़र घूमने लगा था। ओहो, तो मुझे तलाक हो गई है। ये बात सोचते ही मेरा दिल डूब सा गया था। मैं जल्दी से उठ बैठी और तकरीबन भागती हुई बाहर लाउंज में आ गई थी। सब मेहमान वापस जाने की तैयारियों में मशगूल थे, लेकिन जैसे ही इनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो सब मुझे अजीब से नज़रों से देखने लगे थे। मेहमानों की नज़रों में मेरे लिए गुस्सा नहीं था, तंज भी नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ ही नहीं पाई थी। अम्मी ने मुझे देखा तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ कमरे में ले आई। वो कहने लगी, नीलम तुम दिल छोटा मत करो। मैं तुम्हारा घर ज़रूर बसाऊंगी और एक ऐसे शख्स को तुम्हारा हमसफ़र बनाऊंगी जो तुम्हें सर आंखों पर बैठा कर रखेगा, तुम्हें दुनिया जहान की खुशियाँ दिलाएगा। तुम अपना दिल गमज़दा मत करो। जब तक तुम्हारे मेहमान चले नहीं गए थे मैं अम्मी के कमरे में ही चुप कर बैठी
रही थी, मैंने अपना मोबाइल उठा लिया और अहमद के साथ अपनी पुरानी चैट पढ़ने लगी। इसने हर मैसेज में मेरे साथ इजहार मोहब्बत किया था। इसने हमेशा साथ निभाने की कस्में खाई थीं। इसके हर मैसेज में यही लिखा था कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। क्या ऐसी बातें करने वाला शख्स धोखेबाज भी हो सकता है? मेरे दिल से यही सदा आई थी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब मुझे अब्बू से बेइंतहा नफ़रत महसूस हुई थी। इनकी वजह से मेरा घर टूट गया था। मैं लोगों से डरने लगी थी, इसलिए घर से बाहर नहीं निकलती थी। जबकि अब्बू जब ये सब देखते तो नहायत अफसरदा हो जाते। वो मुझे कहते, नीलम, तुम बाहर निकलो, घूमो फिरो, खुद को यूं घर में कैद मत रखो। मैं इनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी, मगर अब्बू मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ बाहर ले जाने लगे थे। वो मुझे बहुत ज़्यादा वक़्त देते थे। वो मुझे हर वक़्त समझाते रहते थे। एक दिन मुझसे कहने लगे, तुम्हें चॉकलेट पसंद है ना? तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। तो वो कहने लगे, तुम चॉकलेट हासिल करने के लिए किस हद तक जा सकती हो? मैं बोली, मैं तो पहाड़ से भी कूद सकती हूँ। तब अब्बू बोले, और अगर तुम्हारे सामने मैं एक तरफ बिरयानी रख दूँ और एक तरफ चॉकलेट, तो तुम किसको चुनोगी? मैं हंसी और बोली, एक भी लम्हा ज़ाया किए बिना मैं बिरयानी को चुन लूँगी, क्योंकि बिरयानी के सामने चॉकलेट की मोहब्बत दिल से कम हो जाती है। तब अब्बू बोले, नीलम, तुम अहमद के लिए भी चॉकलेट की तरह ही थी, जबकि पैसा इसके लिए बिरयानी था, इसलिए तुम्हें पैसे की खातिर छोड़ दिया। तुम क्या अब सारी ज़िंदगी इसका रोग लगाकर बैठी रहोगी? अब्बू की बातें सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। वो सच ही तो कह रहे थे कि अहमद ने अगर मुझे छोड़ा था तो इसमें ना ही अब्बू का कसूर था और ना ही पैसों का, बल्कि असल कसूर तो अहमद की खुद की नीयत का था। इस दिन मैं इतना रोई थी कि दिल से अहमद का ख्याल हमेशा हमेशा के लिए निकल गया था। अब्बू मुझे एक नई इब्तिदा के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने मुझे एक लड़के की तस्वीर दिखाई तो मैंने रजामंदी जाहिर कर दी। अब्बू ने लड़के वालों को घर बुला लिया था और मेरी और रहील की मुलाकात करवा दी थी। रहील एक अच्छा लड़का था। वो कहने लगा, मुझे इल्म है कि आपकी पहली शादी नाकाम हो चुकी है। मैं जानता हूँ कि लड़कियों के लिए शादी का टूट जाना बहुत बड़ा सदमा होता है। मैं आपको इस गम से निकालने की पूरी कोशिश करूँगा और आपको बेइंतहा मोहब्बत दूंगा। मैं रहील की बातें सुनकर बहुत पुरुमीद हो गई थी। मैंने अब्बू से कह दिया था कि मैं इनके साथ शादी करने पर रजामंद हूँ और इस दफ़ा मैं मंगनी नहीं करना चाहती थी। मैंने निकाह का ऑप्शन चूज़ किया था, इसलिए महज 2 हफ्ते बाद ही वो दिन भी आ गया था जब मेरी और रहील की शादी हो चुकी थी। मैं खुश थी, मगर इस बार शादी की रात को लेकर दिल में बहुत से वसवसे सर उठा रहे थे। कहते हैं ना, दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मैं रहील के कमरे में बैठी थी। वो बहुत खुश था। मेरे पास आया, मेरा घूंघट उठाया और मेरे हाथ में सोने की अंगूठी पहना कर बोला, नीलम, मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं मुस्कुरा कर बोली, क्या मुझे आपकी बातों पर यकीन कर लेना चाहिए? रहील ने इस बात में सर हिला दिया और बोला, जान की बाजी लगा दूंगा, मगर अपने कॉलो फेल में पूरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। तभी रहील के मोबाइल की घंटी बजी थी। इसने फ़ोन निकाल कर कान से लगाया तो इसके चेहरे की मुस्कुराहट मासूम सी होती होती ख़त्म हो गई थी। वो कहने लगा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। फ़ोन करने वाला शख्स तावीलें देने लगा तो रहील बोला, मैं आपकी बात पर कैसे यकीन कर लूं? फ़ोन के दूसरे जानब बैठे शख्स ने इससे न जाने क्या कह दिया था कि रहील के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, ये अल्फाज मेरे सांप पर हथौड़े की मानद लगे थे। मैं गुस्से से बोली, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? रहील कहने लगा, नीलम, मैंने 2 साल कबल एक प्राइवेट कंपनी में जॉब स्टार्ट की थी। मुझे बहुत बुरे हालात से गुजरना पड़ा। इस कंपनी वालों ने तनख्वाह भी वाजबी सी लगाई हुई थी, जबकि मेरे हुनर के बायस
कंपनी ने बहुत कामयाबी हासिल कर ली थी। जिस दिन मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आया था तब तुम्हारे अब्बू कहने लगे कि मुझे बताओ कि तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। तो मैंने बोला था कि अगर मुझे 20 लाख रुपए मिल जाएं तो मैं अपना बिज़नेस शुरू करना चाहूँगा। अभी तुम्हारे अब्बू का फ़ोन आया था, वो मुझे 25 लाख रुपए देने पर रज़ामंद थे। बदले में इन्हें मुझसे तुम्हारे लिए तलाक चाहिए। मैं तलाक ना देता मगर एक तरफ तुम थी और दूसरी तरफ मेरा बहुत बड़ा ख्वाब। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ, क्योंकि अब हम दोनों एक दूसरे के लिए नामहरम हो चुके हैं। मेरा सर चकराने लगा था। मेरे गाल सुर्ख हो गए थे। मैं दाड़ कर बोली, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, मैं खुद चली जाऊंगी। रहील मुस्कुरा कर बोला, यार मेरी मजबूरी है कि तुम्हारे अब्बू ने मुझसे कहा है कि अगर तुम मेरी बेटी को छोड़ने आए तभी तुम्हें पैसे दूंगा। इसलिए अगर मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती भी करना पड़ी तो मैं इससे भी ग्रेज नहीं करूँगा। मैंने सर हिला दिया था। मैं कुछ कहे बिना ही इसके साथ चल पड़ी थी। जो मर्द मुझे पैसों की खातिर तलाक दे सकता है फिर वो कुछ भी कर सकता था। घर के दरवाजे पर रहील ने गाड़ी रोकी और बैल दी। अब्बू ने ही दरवाज़ा खोला। वो मुझे देखकर बोले, आ गई मेरी बेटी। वो ऐसे सरसरी से अंदाज में पूछ रहे थे जैसे मैं किसी ट्रिप से वापस आई हूँ। मैं कुछ नहीं बोली। अब्बू बाहर निकल कर राहिल से बातचीत करने लगे थे, जबकि मेरी अम्मी मेरे लिए हल्दी वाला दूध ले आई थी। मैं चीखने लगी थी। मैं बोली, अम्मी अब्बू ने दूसरी बार भी मेरा घर उजाड़ दिया। तब भी मुझे पीछे से अब्बू की आवाज़ सुनाई दी थी। कहने लगे, मैंने तुम्हें बचाने के लिए ये सब किया है। रहील एक अच्छा लड़का नहीं था, वो तुम्हें खुश नहीं रख पाता। मैं गुस्से से बोली, अब्बू मुझे हैरत होती है कि आपने करोड़ों का बिजनेस तनख्वाह कैसे संभाला हुआ है, जबकि आप में तो सही फैसला करने की कुव्वत ही नहीं है। आपको तो इतना भी इल्म नहीं है कि मुकाबल वाला शख्स अच्छा है भी या धोखेबाज। आपको तो लोगों की परख ही नहीं है। आप एक फेल इंसान हैं। मेरे गुस्से पर अम्मी कहने लगी, बेटा ये हल्दी वाला दूध पी लो, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया था मगर अम्मी ने ज़बरदस्ती मुझे वो दूध दे दिया। दूध पीते ही मुझे सुकून मिल गया था। मुझे नींद आ गई थी। अगले दिन मैं बहुत देर से उठी थी। दिन चढ़ आया था। मैं सोकर उठी तो मेरे घर के मुलाजमीन मुझे बड़ी हैरत से देख रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अब मैंने खुद को एक कमरे तक महदूद कर लिया था। मैं किसी से मिलती जुलती ही नहीं थी। अब्बू एक दिन मेरे पास आए और कहने लगे, कितने दिनों से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम बाहर आओगी, हमारे साथ मिलो चलोगी, बातें करोगी, मगर तुमने तो हमसे दूरी इख्तियार की हुई है। मैं बोली, आप मुझे बताएं कि आपने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया, आपने मेरी शादी क्यों करवाई। अब्बू कहने लगे, बेटा कभी कभार अपने औलाद की बेहतरी के लिए इंसान को कड़वा घूंट पीना पड़ जाता है, वरना दुनिया में कौन है जो ये चाहेगा कि इसके औलाद को मुश्किल हालात का सामना करना पड़े। मेरा बस चले तो तुम्हारे पाँव अपनी हथेली पर रखूं, मगर ये दुनिया है बेटा, यहाँ औलाद और माल इंसान के आजमाइश के लिए ही उतारे गए हैं। मैंने जो कुछ भी किया बड़ी तकलीफ़ में किया है। मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहता था। मैंने सर हिला दिया। अब ये आखिरी बार था। मैं अब आपको मज़ीद अपने एहसासात और जज्बात के साथ खेलने की इजाज़त नहीं दूंगी। अब्बू बोले, हाँ बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तुम कहोगी। इस दिन के बाद मैं अम्मी अब्बू के साथ बैठने लगी थी, मगर दिल में बहुत से सवालात थे कि अब्बू मुझे तलाक क्यों दिलवा देते थे। क्या मेरे दोनों शौहर बुरे थे, और अगर बुरे ही थे तो अब्बू को पहले इल्म क्यों ना होता था। शादी की रात ही इनके ऊपर वही उतर जाती थी कि तुम्हारी बेटी का शौहर अच्छा नहीं है और इसे तलाक दिलवा दो। चलो ये भी मान लिया कि अब्बू को पता चल जाता था, फिर वो 25 लाख की खती रकम देकर ही मुझे तलाक क्यों दिलवाते थे। मैं अभी इन्हीं सवालात के जवाब ढूंढ नहीं पाई थी
कि अब्बू ने मुझसे कह दिया कि वो मुझे तीसरी शादी करना चाहते हैं। मैं तो अब्बू की बात सुनकर आपे से बाहर हो गई थी। मैं बोली, नहीं नहीं अब्बू, अब बात हो गई है। मैं आपको अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दूंगी। अब्बू बोले, बेटा आपकी बार मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। मैं बोली, अब्बू अगर मेरे लिए लड़का आसमान से भी उतर कर आ जाए तो भी मैं तीसरी बार शादी नहीं करूंगी। अब्बू ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और फूट फूट कर रोने लगे थे। वो बोले, मैं जब जब तुम्हें उदास और गमज़दा देखता हूँ तो मेरा दिल 100 किरचों में बढ़ जाता है। मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैं अगर तुम्हें यहीं उदास देखता रहा तो अपनी जान अपने हाथों से ले लूँगा। मैं तो अब्बू की बात सुनकर हैरान हो गई। अब्बू, आप मुझे मजबूर मत करें। अब्बू के आंसू थमते ही नहीं थे, इसलिए मैंने इनकी बात मान ली थी। मैं तीसरी शादी के लिए भी तैयार हो चुकी थी, मगर इस बार ना तो ज़हनी तौर पर आमादा थी और ना ही जज्बाती तौर पर। बस एक मजबूरी थी जो मुझे निभाना पड़ रही थी। मुझे तीसरी शादी की रात भी मेरी दूसरी दोनों शादियों की तरह ही गुजरी थी। मेरे तीसरे शौहर ने भी मेरे बाप के कहने में आकर मुझे तलाक दे दी थी। अब मैं पागल सी हो गई थी। मुझे समझ ही नहीं आता था कि क्या करूं और क्या ना करूं। दिल चाहता था कि पूरी दुनिया को आग लगा दूं और शुरुआत अपने बाप के घर से करूं। मेरा तीसरा शौहर भी मुझे मेरे वालिदैन के घर छोड़कर चला गया था। अब मुझे अपने वालिदैन से नफ़रत सी हो गई थी। अब्बू अगर ये सब कर ही रहे थे तो अम्मी क्यों नहीं रोकती थी इन्हें। वो तो मेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर हाजिर हो जाया करती थी। एक महीना ही सुकून से गुजरा होगा कि अब्बू फिर से मेरी शादी का कह रहे थे। वो कहने लगे, मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारा घर बसाना चाहता हूँ। मैं गुस्से से बोली, मैं आपके मुंह से दोबारा ये अल्फाज नहीं सुनना चाहती। तो अब्बू कहने लगे, ठीक है, अगर मेरी बेटी का घर नहीं बच सकता तो मेरा घर भी क्यों बस हो रहा है। मैं तुम्हारी माँ को तलाक देकर खुद को अजियत दूंगा। मैं अब्बू की जानब बड़ी हैरत से देखती रही थी। क्या ये इनकी मोहब्बत थी मेरे लिए, या फिर वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे? मगर क्यों, ये क्यों अब मेरे ख्वास पर सवार हो गया था? इसका जवाब तो मुझे चाहिए ही चाहिए था। इसलिए मैं बोली, अब्बू ठीक है, मैं शादी करने को तैयार हूँ। अब्बू ने मेरे लिए रिश्ता तो पहले से ही ढूंढ रखा था, बस मेरी तरफ से इजाज़त मिलने की देर थी। मेरी शादी कर दी गई। मैंने लड़के की सिर्फ तस्वीर देखी थी। अब्बू कह रहे थे कि शादी से पहले एक बार मिल तो लो, मगर मैंने इनकार कर दिया था क्योंकि मैं जानती थी कि इसका अंजाम भी तलाक पर ही होना था। खैर, मुकर्ररा दिन मेरी शादी हो गई। मैं अपने चौथे शोर की सेज पर बैठी हुई थी। रिजवान मेरे पास आया तो कहने लगा, नीलम, मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुम्हारी 3 तलाक़ें क्यों हुई। मैंने तुम्हें दिलो जान से कबूल कर लिया। मैं मुस्कुराकर बोली, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा कि मुझे 3 बार तलाक़ें क्यों हुई थी। वो हैरत से मुझे देखता रहा और फिर हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। रिजवान ने उठकर दरवाज़ा खोला था तो वो बाहर निकल गया था, जबकि मैं दिल पर काबू पाकर इसका इंतज़ार कर रही थी कि न जाने अब क्या होगा। तो अब रिजवान कमरे में आया और कहने लगा, नीलम, तुम्हारे अब्बू ने आदमी को भेजा था। वो कह रहे थे कि अगर मैं तुम्हें तलाक दे दूं तो वो मुझे 25 लाख रुपए दे देंगे, मगर मैं अपनी बीवी को, अपनी इज्जत को महज पैसों के लालच में तलाक नहीं दे सकता। ये बात मेरी गैरत के ख़िलाफ़ है। मैं बड़ी हैरत से अपने शौहर को देख रही थी। क्या मर्द ऐसे भी होते हैं जो अपने अल्फाज पर जमे रहें, जिनको पैसे का लालच दो मगर वो ना माने? मैं रिजवान को ज़माने की खातिर बोली, रिजवान, मेरी पहली भी तलाक़ें इसी वजह से हुई थी कि मेरे शौहर मुझे पैसों की खातिर छोड़ जाया करते थे। आप इतनी अच्छी डील अपने हाथ से गिनवा रहे हैं। वो मुस्कुराकर बोला, ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा तो हाथों की मैल होता है। मेरी तरजीह मेरी बीवी है, ना कि पैसा।
मुझे लगा था कि मेरा दिल खुशी से फट जाएगा। खैर मैं बोली, रिजवान एक बात कहूँ? इसने सर इस बात में हिला दिया तो मैं बोली कि मैं इस चीज़ से बेखबर हूँ कि मेरे अब्बू ने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया। मैं हकीकत मालूम करना चाहती हूँ, इसलिए आप मेरे साथ चलें और ये ज़ाहिर करें कि आप मुझे तलाक दे चुके हैं, फिर सब कुछ पता चल जाएगा। रिजवान ने मेरी बात मान ली और हम मेरे वालिदैन के घर चल दिए। रिजवान मेरे अब्बू से बात करने लगे, जबकि मैं घर आकर रोने लगी थी। अम्मी ने मुझे हल्दी भरा दूध लाकर दिया तो मैंने इनसे नज़र बचाकर दूध गिरा दिया था और ख़ुद सोने का नाटक करने लगी थी। अभी 10 मिनट ही गुजरे हुए थे कि हमारे घर में बहुत से लोग आने लगे। इनमें एक नर्स थी। इसने मेरा चेकअप किया तो कहने लगी कि इसको फिर से पागलपन का दौरा पड़ा है। ये लड़की मर्द को अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो आप इसकी शादी करते ही क्यों हैं? ये अपने आप को नुकसान पहुंचाएगी, तब आपको सुकून हो जाएगा। फिर एक वकील दाखिल हुआ। अबू ने नर्स की कही हुई सब बातें वकील को बता दी। फिर रिजवान को भी वहीं पर बुला लिया गया था। वो कहने लगा, वकील साहब, मैं जैसे ही कमरे में पहुंचा, मेरी बीवी ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे मारने पीटने लगी। फिर बोली कि तलाक दे दो, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इसलिए मैंने इसे तलाक दे दी। ऐसा मुझे नीलम के वालिद ने कहने को कहा था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मेरी बीवी बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं भी उठकर बैठ चुकी थी और वकील साहब से बोली, ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। मैंने सर हिला दिया। आपके सके वालिद ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद आपके नाम लगा दी थी, मगर इनकी वसीयत में शर्त थी कि जब तक आपका घर बस नहीं जाता, ये जायदाद आपके नाम पर मुंतकिल नहीं हो सकती। आपका सुतेला बाप शायद इसलिए खेल खेल रहा होगा। वो हर बार आपको तलाक दिलवा कर मुझे बुला लेता था और कहता था कि मेरी बेटी घर बसाने के काबिल नहीं है, इसके साथ जहनी मसला है। तो फिर ऐसा ही बयान आपका शोर भी दिए जाता था। मैं हक्का बक्का रह गई थी। क्या सच में ये इंसान जिसको मैंने सारी ज़िंदगी बाप की है तरह चाहा, वो तो मेरा बाप था ही नहीं? मैं बोली, अम्मी, अगर ये शख्स मेरा सका बाप नहीं था तो क्या हुआ? आप तो मेरी सकी माँ थी ना, फिर आपने ये सब क्यों किया? फिर वकील कहने लगा, मैं बताता हूँ। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे अब्बू के साथ रहते हुए इस शख्स के साथ मोहब्बत की पतंगें बढ़ा ली थीं और फिर इसके साथ घर से भागकर शादी भी कर ली। तुम्हारे सके अब्बू इसी सदमे में चल बसे से, इसलिए उन्होंने ऐसी वसीयत की थी। तुम्हारी अम्मी की आंखों से शायद अब तक इस शख्स की मोहब्बत की पट्टी नहीं उतरी, जो ये तुम्हारे साथ ये सब करने से भी बाज नहीं आई। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। आज मैं बड़ी दुनिया में तन्हा रह गई थी। रिजवान ने मुझे सहारा दिया था। मैंने अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। जिन लोगों ने मुझ पर रहम नहीं किया, भला मैं इन पर रहम कैसे खा सकती थी? और फिर जब तक इन लोगों को सज़ा ना मिल जाती, इनकी खसलत बदलने वाली नहीं थी। सारी जायदाद अब मेरी हो चुकी थी। मैं और रिजवान ही हर चीज़ का ख्याल रख रहे थे। सच ये है कि पैसा बहुत बुरी आजमाइश है। ये अपने सके लोगों को भी खून सफ़ेद कर देता है।